presented by Yakult. याकुल्ट पाचन में सुधार और प्रतिरक्षा बढ़ाने में मदद करता है। प्रतिदिन याकुल्ट का सेवन करें। नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दी ललन टॉप शो। अलीगढ़ इस शहर के नाम के साथ जुड़ा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU का नाम। अलीगढ़ जिस सूबे में पड़ता है माने यूपी, वो खड़ा है विधानसभा चुनाव की दहलीज पर। इसीलिए इस बात का महत्व बढ़ गया है कि AMU के लिए राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने जमीन दान की थी। आज प्रधानमंत्री मोदी ने अलीगढ़ पहुंचकर राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर दिया। चुनाव के करीब ये सब घटता देख इस बात पर ध्यान जाए बिना रहता नहीं कि राजा महेंद्र प्रताप जाट समाज से आते थे। वही जाट समाज जो किसान आंदोलन के चलते पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा से नाराज बताया जा रहा है। तो आज दिन की बड़ी खबर में हम इन्हीं सारी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। क्या वजह है कि यूपी में कार्यकाल के खात्मे से पहले सरकार को महेंद्र प्रताप की विरासत सहेजने की याद आई, और क्या ये बात सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की ही है। लेकिन इन सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिले उससे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं हमारी खास पेशकश क्या हाल है यूपी की टीम द्वारा भेजी गई एक रिपोर्ट। हाँ जी मैडम, क्या नाम है आपका? सुनीता यादव। हिंदी पढ़ाती हैं आप? हिंदी आजकल ज़्यादा बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं, इसकी क्या वजह है? मैंने जब अपने घर में ये ऐलान किया BSc करने के बाद कि मैं हिंदी में MA करूँगा तो लगा जैसे बम फट गया हो। रोजगार की कमी है और किताबों की भी कमी है। अगर हाई एजुकेशन में पढ़ना चाहते हैं बच्चे। किताबों की कमी समझाइए जरा। हिंदी में सब्जेक्ट, अब साइंस मैथ और जो भी है मेडिकल इंजीनियरिंग, हिंदी की किताबें नहीं है। हिंदी सब्जेक्ट की किताबें नहीं है? हाँ जी, नहीं सब्जेक्ट की नहीं, जो हमारा विषय है, मतलब हमें जैसे मैं तो हिंदी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हाँ। नहीं तो हमारे यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, सब्जेक्ट के रूप में तो पढ़ रहे हैं। नहीं, वो तो मजबूरी में 12वीं तक है इसलिए पढ़ते हैं, आगे कोई पढ़ना नहीं चाहता BA MA में ज़्यादातर लोग। हाँ, अब वही है कि टीचर ही बननी है ऐसा लग रहा है हिंदी पढ़ के। अच्छा, हिंदी पढ़ रहा है मतलब मास्टर बनेगा? मास्टर बनेगा मुझे लग रहा है। टेक्निकल उसका टाइम है, टेक्निकल एजुकेशन का। हाँ, जो ज़्यादातर बच्चे जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, स्किल डेवलपमेंट पे। हाँ, स्किल डेवलपमेंट, उसी टाइप का इंजीनियरिंग कोर्स या कोई MBA BBA इस टाइप के कोर्स के लिए लोगों का रुझान। अरे कोर्स कोई भी करो पर भाषा आना ज़रूरी है। मेरे सामने वही वैसे समझा दी, वही चीज़ है। वो सभी कोर्स जो है इंग्लिश में है, हिंदी में कोई नहीं है। तो कैसे ये थोड़ा हिंदी का रुझान कैसे बढ़े? क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भी आते हैं टेस्ट देने, और भी मैं विद्यार्थियों को देखता हूँ जी हिंदी कहाँ तक पढ़ी, 12वीं तक पढ़ी, लेकिन हिंदी के 10 वाक्य नहीं लिख पाते हैं बिना गलती के। पढ़ने नहीं चाहते, वो सोच रहे कि बिना पढ़े हिंदी में पास हो ही जाएंगे, मातृभाषा है हमें तो आती है। मेन बात वो है, ग्रामर कोई पढ़, और हमारा सिलेबस भी ऐसा है उसमें ग्रामर नहीं है, सोचने को कुछ है नहीं, केवल वही है कि बहुत दिन से वो हम जो रट रहे हैं वो आज भी वही रटा रहे हैं बच्चों को। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आपके राज्य में, उत्तर प्रदेश में, मेरा भी राज्य है, कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। आपके हिसाब से किस पार्टी ने बढ़िया काम किया है? सरकार ने कैसा काम किया है? सर हम क्यों, आपसे क्यों नहीं पूछे? आप वोट नहीं डालती हैं? बस सर से पूछ लो। नहीं, मैं सर से नहीं, अब तो मैं आप ही से पूछूंगा भाई। आप अध्यापक हैं, आपसे बच्चे सैकड़ों सीख के निकल रहे हैं, आपका दायित्व है नागरिक तैयार करना। आप वोट डालने जाती हैं बहन जी? मेरा तो बुलंदशहर में वोट भी नहीं है। कहीं भी है इस पूरे जम्मू द्वीप भारत खंडे कहीं तो होगा देश में। हाँ जी। वोट डालने जाती हैं? हाँ, जब पहुँच जाते हैं। तो वोट डालती है मतलब कुछ मन में राजनीतिक प्रक्रिया रहती होगी ना, ये अच्छा ये बुरा। हमारा तो खानदानी राजनीतिक है, लेकिन बस थोड़ा बता दीजिए, फिर खानदान के बारे में बता दीजिए, कौन सा खानदान है राजनीतिक, किस पार्टी के साथ है? जी, सपा के हैं मुलायम सिंह यादव, MLC, भूतपूर्व MLC आप इटावा के, वो हमारे सगे नाना जी थे। तो आप इतना संकोच क्यों कर रही हैं ये बताने में? हैं? क्या मैनेजर साहब से डरी हुई हैं क्या? नहीं, क्या भाजपा आप ये बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं कहता कुछ भी। आप कुछ नहीं कहते हैं? नहीं, मैं नहीं कहता किसी से भी। बहुत दूर रहते हैं। घर से आप दूर रहती हैं, तो यहाँ अगर आपको लगता है कि आप जनता इंटर कॉलेज में ये डिक्लेयर कर देंगी कि आप एक सपा परिवार से आती सबको हैं, पता है सर। हाँ, सबको फिर आप पता क्यों नहीं रही थी, हिचक रही थी? नहीं मालूम है। यादव भी है, सुनीता यादव है इनका नाम। नहीं, मैंने तो पूछा ही नहीं ये चीज़, उनका नाम पूरा क्या है? हाँ। नाम पूरा है। हाँ। ये लेकिन आपके मैनेजर साहब ने इतना जोर दे के क्यों कहा कि ये यादव भी हैं? सर पता नहीं। हाँ भाई, क्यों भाई मैनेजर साहब? नहीं, ये सपा के साथ एसोसिएट? यादव लोग ज़्यादा जुड़े हुए हैं ना, उनसे मुलायम सिंह है। इटावा कानपुर साइड के ही हैं। अच्छा। हाँ। कौन आप? आप अच्छा हम तो वहीं के हैं। अगर आप इस रिपोर्ट को पूरा देखना चाहते हैं तो आपको जाना होगा हमारे नए YouTube चैनल ललन टॉप यूपी पर।
वहां आपको सौरभ द्विवेदी पूछते मिलेंगे क्या हाल है यूपी। उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हमारी पूरी कवरेज आपको मिलेगी और मिलेंगे मज़ेदार व्लॉग्स। अगर आप हमारी कवरेज से जुड़ना भी चाहते हैं तो हमें मेल कर सकते हैं lt.chunav@gmail.com पर। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन को 1 साल से ज्यादा हो चुका है और दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे धरने को 10 महीने। किसान दिल्ली में नहीं घुस पाए तो सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और दूसरी जगहों पर जम गए। अब तक किसान एक मौसम ठंड, एक मौसम गर्मी और एक मौसम बारिश को ठेंगा दिखा चुके हैं। चूंकि किसानों के खिलाफ सीधी कार्रवाई करके सरकार अपने हाथ अब और खराब नहीं करना चाहती, किसानों को बॉर्डर से पूरी तरह से नहीं हटाया गया, लेकिन इसने आंदोलन और आंदोलन स्थल के आसपास की जिंदगी को एक ही जगह बांध कर रख दिया, ये भी तथ्य है। अब सरकार ने एक और दिशा से प्रयास किया है और इसी से बनी है हमारी पहली सुर्खी। किसान आंदोलन के संबंध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने केंद्र, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों और पुलिस महानिदेशकों को नोटिस जारी कर दिए हैं। आयोग ने लिखा है, ऐसे आरोप हैं कि किसानों के धरने के चलते औद्योगिक इकाइयों पर बुरा असर पड़ा है, एडवर्स इम्पैक्ट, और 9000 के करीब सूक्ष्म, मध्यम और बड़े उद्योग प्रभावित हैं। बुरा असर कथित रूप से यातायात पर भी पड़ा है और सड़कों पर जाम के चलते यात्री, मरीज, विकलांग और वृद्ध नागरिकों को तकलीफ पहुंच रही है। लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा सफर तय करना पड़ रहा है क्योंकि सड़क पर बैरियर्स लगे हैं। ये भी आरोप है कि आंदोलनकारी किसानों द्वारा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा और आसपास के लोगों को अपने घरों से निकलने नहीं दिया जा रहा। ये सारी बातें आयोग ने कही हैं। आयोग ने चारों सूबों के पुलिस महानिदेशकों से अपनी एक्शन टेकन रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इसमें इन अफसरों को अपने द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी देनी होगी। आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से कहा है कि आंदोलन के चलते औद्योगिक गतिविधियों पर पड़े नकारात्मक असर का अध्ययन करे। इसी तरह नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, केंद्रीय गृह मंत्रालय और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से आंदोलन स्तर पर कोविड प्रोटोकॉल के पालन के संबंध में जानकारी भी मांगी गई है। झज्जर के डीएम से धरना स्थल पर हुए कथित गैंगरेप पर भी जानकारी मांगी गई है। एक और जगह से जानकारी मांगी गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क से कहा गया है कि आंदोलन के कारण धरना स्थल के आसपास बसने वाले लोगों के जीवन और रोजगार पर पड़े असर पर रिपोर्ट दें। अब इस चुनौती का सामना किसान आंदोलन कैसे करेगा, ये हमें देखना होगा। अगली सुर्खी का संबंध है सुष्मिता देव से। ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्षा रही सुष्मिता देव असम में कांग्रेस के सबसे कद्दावर बांग्ला चेहरों में से एक थी, लेकिन लंबे समय तक अपनी पार्टी से नाराज चली और आखिर में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गई। अब तृणमूल कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा के लिए नामांकित कर दिया है। तृणमूल कांग्रेस में सुष्मिता को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है, तो राज्यसभा के लिए उनका नामांकन बताता है कि त्रिपुरा और असम की बराक घाटी में बसने वाले बांग्ला भाषियों को लेकर तृणमूल गंभीर दिखना चाहती है। दर्शक जानते ही हैं कि सुष्मिता सिलचर से सांसद रही हैं। उनके पिता संतोष मोहन देव यहीं से 5 बार सांसद रहे, 2 बार त्रिपुरा वेस्ट से भी सांसद रह चुके हैं। उनके पिता संतोष मोहन देव यहीं से 5 बार सांसद रहे, 2 बार त्रिपुरा वेस्ट सीट से भी सांसद रहे। तो सुष्मिता का नामांकन बराक घाटी और त्रिपुरा में तृणमूल की तैयारियों का हिस्सा है। चलते चलते एक और बात का जिक्र हम कर देते हैं। सुष्मिता देव के जिक्र के साथ अमूमन उनके पिता संतोष मोहन देव और उनके करियर का भी जिक्र होता है क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी के कद्दावर नेता थे। एक जिक्र लेकिन कई दफे छूट जाता है कि सुष्मिता देव की मां बिथिका देव भी सिलचर से विधायक रही हैं। चलते हैं अगली सुर्खी की तरफ। इस सुर्खी का संबंध भी एक तरह से तृणमूल से ही हो जाता है क्योंकि घटना हुई है तृणमूल कांग्रेस के राज वाले पश्चिम बंगाल में। 8 सितंबर का बुलेटिन याद कीजिए। उस रोज हमने आपको बताया था कि उस दिन यानी कि 8 सितंबर को सुबह भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह के उत्तर 24 परगना स्थित घर पर 3 देसी बम दागे गए थे। 13 सितंबर को एनआईए ने इस मामले में जांच का जिम्मा ले लिया, लेकिन 24 घंटे भी नहीं बीते और अर्जुन सिंह के घर के पास फिर से देसी बम का धमाका हो गया। पिछली बार बम अर्जुन सिंह के घर के गेट पर दगे थे। इस बार धमाके की आवाज़ घर से तकरीबन 200 मीटर दूर से आई। अर्जुन सिंह बैरकपुर से सांसद भी हैं। इस धमाके के बाद उन्होंने कहा कि यह धमाका उन पर दबाव बनाने के लिए किया गया है क्योंकि अब जांच एनआईए कर रही है। आज हुए धमाके के संबंध में पश्चिम बंगाल पुलिस ने छानबीन अपनी तरफ से शुरू कर दी है। 8 सितंबर और आज हुए धमाके में किसी के हताहत होने की खबर अब तक नहीं है।
दर्शक जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। कोलकाता की भवानीपुर सीट से खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लड़ रही हैं क्योंकि उन्हें विधायक होना है। तीनों सीटों के लिए 30 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। भवानीपुर के अलावा चुनाव होगा जंगीपुर और शमशेरगंज में। 31 अगस्त को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक चिट्ठी भेजकर 61 भाजपा नेताओं की सुरक्षा बढ़ाने को कहा था। इस लिस्ट में अर्जुन सिंह का नाम भी था। चौथी सुर्खी बनाई है थोक महंगाई दर ने, ये बढ़ गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने आज इसके आंकड़े जारी कर दिए। दर्शकों को हम बता दें कि जिन आंकड़ों का ऐलान होता है वो पिछले महीने के होते हैं। तो आज जब सरकार ने कहा कि थोक महंगाई दर 11.39% है तो ये आंकड़े अगस्त के हैं। जुलाई के लिए थोक महंगाई दर 11.16% थी, मतलब थोक महंगाई बढ़ी है। वैसे जून में ये दर 12.07% थी। अब इन आंकड़ों का आपकी ज़िंदगी पर क्या असर पड़ा और क्या पड़ने वाला है, ये समझिए विशेषज्ञों से। जो आपने 11.39% की बात की, और अगर हम उसे कंपेयर करें, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई भी डेटा को कंपेयर करें तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये 11.39% इसी अवधि यानी पिछले वर्ष के अगस्त के मंथ के कंपैरिजन में, और उस समय पे 0.41% था। वो क्यों था आप जानते हैं, उस टाइम इकोनॉमी बंद हो गई थी, लॉकडाउन का असर काफ़ी था, तब भी हालांकि कुछ रियायतें हुई भी थी। अब तब से काफ़ी तेज़ी से महंगाई की दर आगे बढ़ रही है। द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज गोइंग अप, और ये होलसेल लेवल पे है। अभी हमने चर्चा की थी कंज्यूमर रिटेल की। अब अगर हम इससे बात करें होलसेल दर, तो होलसेल होता है थोक में जो खरीदा जाता है, और हम ये जानते हैं कि अगर थोक में इतनी दर बढ़ गई है तो थोक से जब छोटा व्यापारी उसको रिटेल में यानी गांव, शहर, नुक्कड़, गली, कोचे पे छोटी छोटी दुकानों तक जब वो माल सामग्री पहुंचती है तो उसमें उनका मार्जिन भी जुड़ता है, तो एक प्रकार से वो चीज़ ज़्यादा और महंगी हो जाती है। तो होलसेल इन्फ्लेशन की दर को बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर माना जाता है कि रिटेल प्राइसेस का क्या होगा। होलसेल प्राइस जो बास्केट है, ये एक स्टैटिस्टिकल विषय है, बट अगर इसको आसानी से रखें, उसमें क्वांटिटीज़ अलग हैं, कंज्यूमर में अलग हैं, अलग अलग प्रकार की जो हमारे दैनिक जीवन में सामग्री इस्तेमाल होती है उसको किया जाता है। पर आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि हर व्यक्ति भारत देश में सेम कंजम्पशन नहीं करता है, अलग अलग है। तो ये एक एवरेज बास्केट है। इन्फ्लेशन की ये जो अंक है जो WPI का, ये क्यों बढ़ा, ये आपका दूसरा प्रश्न था। तो खासकर अगर हम इन्फ्लेशन में बोलें तो जिसे नॉन फूड कहा जाता है, यानी खाद्य पदार्थ छोड़ के जो बाकी आइटम हैं जिनकी हम एनालिसिस करते हैं कि उनकी क्या प्राइस चेंजेस हुई हैं, उसमें से मिनरल ऑयल जिसे हम कहते हैं, पेट्रोलियम, गैस, और बहुत सारे जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनमें इन्फ्लेशन की रेट बढ़ी है। फूड प्रोडक्ट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं उसमें बढ़ी है, टेक्सटाइल्स में बढ़ी है, कुछ केमिकल प्रोडक्ट्स में जो इंडस्ट्रियल लेवल पे इस्तेमाल होते हैं उनमें बढ़ी है। जबकि इसी समय में अगस्त मास इस वर्ष में जो फूड इन्फ्लेशन है वो थोड़ी कम हुई है, क्योंकि ये मास ऐसा होता है कि जिसमें मॉनसून की डिसरप्शन के कारण भी थोड़ा कुछ फूड आइटम्स की सप्लाई में प्रॉब्लम आती है। तो ये वाला जो एक उछाल आप कहो, क्योंकि 0.41 से 11.39% जाना काफ़ी बड़ी उछाल है, ये इन आइटम्स के कारण ज़्यादा है। आखिरी सुर्खी का संबंध है एथलेटिक्स में भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाने वाले सूबेदार नीरज चोपड़ा के कोच उवे हॉन की बर्खास्तगी से। जैवलिन थ्रो माने भाला फेंक की दुनिया में उवे हॉन का नाम बड़े अदब से लिया जाता है, क्योंकि वो पृथ्वी पर अकेले शख्स हैं जिन्होंने 100 मीटर के पार भाला फेंका है रिकॉर्ड्स के मुताबिक। 2018 में नीरज चोपड़ा ने जब एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड जीते तब उवे हॉन ही उन्हें कोच कर रहे थे। नीरज ने इन दोनों मेडल्स का क्रेडिट हॉन को दिया भी था। हॉन टोक्यो ओलंपिक्स के दौरान भी नेशनल जैवलिन कोच की भूमिका में रहे। 13 सितंबर को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष अदिल सुमारीवाला ने बताया कि हॉन का प्रदर्शन अच्छा नहीं है, इसीलिए उनकी जगह 2 नए कोच नियुक्त किए जाएंगे। वैसे टोक्यो एथलेटिक्स में नीरज को कोच करने वाले क्लॉस बर्तोनीट्स अपने पद पर बने रहेंगे।
हॉर्न की रवानगी का अंदेशा तभी से था जब इस साल जून में उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAI) और एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (AFI) द्वारा ओलंपिक तैयारियों की जमकर आलोचना की थी। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक अखबार से हॉर्न ने यह भी कहा था कि जब एथलीट्स के लिए सप्लीमेंट्स की मांग की जाती है तब सही चीज़ें उपलब्ध नहीं कराई जाती। हॉर्न ने तब ये भी कहा था कि उन्हें और क्लॉस बर्तोनीज को जोर डालकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया गया था। हॉर्न ने इसके लिए ब्लैकमेल शब्द का इस्तेमाल किया था। अब हॉर्न बर्खास्त हो चुके हैं। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर थे। अलीगढ़ में पीएम ने राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पर यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इसके अलावा अलीगढ़ में प्रस्तावित डिफेंस कॉरिडोर के मॉडल की प्रदर्शनी में शामिल भी हुए। गौर करिएगा, डिफेंस कॉरिडोर का शिलान्यास नहीं हुआ, अभी सिर्फ मॉडल की प्रदर्शनी थी। शो में हम फोकस करेंगे यूनिवर्सिटी के शिलान्यास पर, इसके नाम के पीछे की राजनीति पर, लेकिन पहले आप प्रधानमंत्री मोदी की बात सुन लीजिए, फिर आगे हम अपनी बात कहेंगे। हमारी आजादी के आंदोलन में ऐसे कितने ही महान व्यक्तित्वों ने अपना सब कुछ खपा दिया, लेकिन ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आजादी के बाद ऐसे राष्ट्र नायक और राष्ट्र नायिकाओं की तपस्या, इस तपस्या से देश की अगली पीढ़ियों को परिचित ही नहीं कराया गया। उनकी गाथाओं को जानने से देश की कई पीढ़ियां वंचित रह गई। 20वीं सदी की उन गलतियों को आज 21वीं सदी का भारत उन गलतियों को सुधार रहा है। महाराजा सुहेल देव जी हो, दीनबंधु चौधरी छोटूराम जी हो, या फिर अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी, राष्ट्र निर्माण में इनके योगदान से नई पीढ़ी को परिचित कराने का ईमानदार प्रयास आज देश में हो रहा है। आज जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, तो इन कोशिशों को और गति दी गई है। भारत की आजादी में राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने उनके योगदान को नमन करने का ये प्रयास ऐसा ही एक पावन अवसर है। साथियों, आज देश के हर उस युवा को जो बड़े सपने देख रहा है, जो बड़े लक्ष्य पाना चाहता है, उसे राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में अवश्य जानना चाहिए, अवश्य पढ़ना चाहिए। पीएम मोदी का कहना था कि राजा महेंद्र प्रताप जैसे आज़ादी के नायकों से देश को परिचित नहीं करवाया गया। ये सही बात है कि राजा महेंद्र प्रताप का ज़्यादा जिक्र नहीं मिलता है। पिछले 3-4 साल में ही उनके नाम की चर्चा थोड़ी बढ़ी। तो पहले राजा महेंद्र प्रताप से थोड़ा परिचय हम आपको करवाते हैं, फिर मौजूदा राजनीति में उनके नाम के मायनों पर बात करेंगे। अंग्रेज़ों के दौर में उत्तर प्रदेश के हाथरस में मुरसान नाम की रियासत हुआ करती थी। रियासत की निशानियों के तौर पर खंडर की शक्ल में कुछ महल हाथरस में आज भी हैं। मुरसान में 1 दिसंबर 1886 में घनश्याम सिंह के घर तीसरा बेटा हुआ। महेंद्र प्रताप नाम रखा गया उसका। उस वक्त मुरसान रियासत के राजा थे हर नारायण सिंह। उनका कोई बेटा नहीं था, तो महेंद्र प्रताप को उन्होंने गोद ले लिया।
इस तरह से महेंद्र प्रताप बन गए राजकुमार और आगे चलकर मुरसान यानी हाथरस के राजा भी हुए। महेंद्र प्रताप ने कॉलेज की पढ़ाई की अलीगढ़ के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज से। यही कॉलेज आगे चल के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनता है 1920 में। तो पढ़ाई लिखाई के बाद राजा महेंद्र प्रताप सिंह राजकाज के बजाय आज़ादी के आंदोलन की तरफ निकले। आप जानते हैं कि 20वीं सदी के शुरुआत में देश में स्वराज की मांग जोर पकड़ने लगी थी, अंग्रेजी हुकूमत का विरोध हो रहा था। तो 1906 में राजा महेंद्र प्रताप ने कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में हिस्सा लिया और फिर पूरी तरह से ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ फेंकने में जुट गए। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो काम सुभाष चंद्र बसु ने किया, लगभग वैसी ही लाइन पर पहले विश्व युद्ध के दौरान राजा महेंद्र प्रताप चले। वो अंग्रेज़ों को भारत से खदेड़ने के लिए बाहरी मुल्कों से मदद मांग रहे थे। अफगानिस्तान जाकर उन्होंने 1915 में निर्वसन में भारत की सरकार बनाने का ऐलान भी कर दिया था। अफगानिस्तान के अलावा जर्मनी और रूस जाकर भी अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चाबंदी की कोशिश की उन्होंने। रूस जाकर बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन से मिले, भारत की आज़ादी के लिए मदद मांगी। तो इस तरह से आज़ादी के पहले तक वो ज़्यादातर विदेश में ही रहे। 1946 में भारत लौटे और देश की आज़ादी के बाद वो चुनावी राजनीति में उतर आए। 1957 में देश के दूसरे आम चुनाव में मथुरा लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े। तब जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी उनके सामने मैदान में थे। राजा महेंद्र प्रताप चुनाव जीते और संसद पहुंचे। उनकी राजनीतिक विचारधारा के बारे में कहा जाता है कि मार्क्सवाद के समर्थक थे और दक्षिणपंथी राजनीति तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उसके विरोध में थे। इस बारे में लेखक और पत्रकार ज़ियाद मसरूर की बात सुनिए। जब अगर बीजेपी अगर बात कर रहे हैं तो उनको ये वाली बात समझनी चाहिए कि राजा महेंद्र प्रताप, उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो बहुत बड़े सेकुलरिस्ट थे। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के एक छात्र थे। उन्होंने ना सिर्फ अलीगढ़ के लिए बहुत करा, अपने इलाके के लिए बहुत करा, उन्होंने देश के लिए बहुत करा। वो किसी राजा रजवाड़े से नहीं आते थे, वो उनको गोद लिया गया था। वो एक नॉर्मल फैमिली से आते थे, उनको वहां के राजा ने गोद लिया था। तो वो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते थे। तो जब वो ऊंची जगह पर गए, उन्होंने देखा कि क्या सच्चाइयां थी, तभी उन्होंने गरीबों के लिए और हिंदू मुसलमान एकता के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम करा है और भारत की आजादी के लिए करा। जिस तरह से बीजेपी अगर उनको एक हिंदू की तरह देखती है, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे इंसान थे। वो एक रेवोल्यूशनरी थे और फ्रीडम फाइटर थे। मुझे लगता है कि उनको एक तरह से बाइनरी में कैद करना बहुत ज्यादा परेशानी की। राजा महेंद्र प्रताप का शिक्षा पर खासा जोर रहा। 1909 में उन्होंने प्रेम महाविद्यालय वृंदावन में खुलवाया। 1929 में उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जब बन रही थी, कॉलेज से विस्तार हो रहा था, उसके लिए 3 एकड़ ज़मीन 90 साल के लिए लीज पर दे दी। इसी तथ्य को पकड़कर बीजेपी महेंद्र प्रताप के नाम नई राजनीति शुरू करती है और इस राजनीति की शुरुआत होती है 2014 में, केंद्र में बीजेपी की सरकार बनने के बाद। तब अलीगढ़ में बीजेपी नेताओं ने ऐलान किया कि वो एएमयू में राजा महेंद्र प्रताप की जयंती मनाना चाहते हैं। विवाद बढ़ा तो उस वक्त के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह ने महेंद्र प्रताप की जयंती पर सेमिनार कराने का ऐलान कर दिया। इसके बाद एएमयू में जयंती मनाने पर अड़े भाजपा नेता तो शांत हो गए, लेकिन दूसरा पक्ष नाराज हो गया। यूनिवर्सिटी के छात्र और टीचर संगठनों ने वाइस चांसलर का विरोध शुरू कर दिया। वाइस चांसलर पर उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी नेताओं को खुश करने के लिए सेमिनार करवा रहे हैं। इसके बाद भी विवाद चलते रहे। बीच बीच में मांगे भी उठी कि एएमयू का नाम बदलकर राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर कर देना चाहिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के वो मैसेज भी वायरल हुए कि देखिए, राजा महेंद्र प्रताप की एएमयू में तस्वीर तक नहीं लगने दी, उनका कितना अपमान हो रहा है। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि एएमयू में एक भी शिलापट का नाम राजा महेंद्र प्रताप के नाम पर नहीं है। तो पहले यह स्थापित किया गया कि एएमयू राजा महेंद्र प्रताप के योगदान का सम्मान नहीं करती है और फिर उनको सम्मान देने के नाम पर यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान हुआ। अक्टूबर 2019 में अलीगढ़ की रैली में योगी आदित्यनाथ ने यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान कर दिया था। आज शिलान्यास हुआ है। अब चुनाव से चंद महीने पहले इस यूनिवर्सिटी के शिलान्यास की घटना को भी बिटवीन द लाइंस पढ़ने की कोशिश हो रही है। जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया, राजा महेंद्र प्रताप जाट समुदाय से थे। अभी पश्चिमी यूपी में बीजेपी को जाटों को खुश करने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ऐसा क्यों है, ये समझने के लिए पश्चिम यूपी की जाट पॉलिटिक्स समझिए। पश्चिम यूपी के 12 जिलों में करीब 17% वोट जाट समुदाय के हैं। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, ये ज़िले जाट बेल्ट में गिने जाते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जाट वोट बैंक में बीजेपी का कोई खास दखल नहीं था।
2013 में मुजफ्फरनगर में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ। उसके बाद 2014 में लोकसभा का चुनाव। इस चुनाव में पश्चिम यूपी में बीजेपी की एक तरफा जीत हुई। पश्चिम यूपी में जाटों की पार्टी माने जाने वाली आरएलडी हाशिए पर चली गई और बीजेपी का ग्राफ बढ़ता रहा। फायदा विधानसभा चुनाव में भी हुआ। 2012 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम यूपी के जाट बहुल 76 सीटों में से बीजेपी के हिस्से में आई थी सिर्फ 12। लेकिन 2017 में जब चुनाव हुए तो ज्यादातर सीटें बीजेपी की तरफ आई, कुल 66। CSDS के सर्वे के मुताबिक 2012 के चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जाटों के सिर्फ 7% वोट मिले थे। फिर 2014 में ये संख्या 77 पर पहुंच गई और 2019 के लोकसभा चुनाव में 91% जाट बीजेपी को वोट करते हैं। बीजेपी का ये जाट समीकरण अब जाकर थोड़ा प्रभावित हुआ है। पश्चिमी यूपी के जाट ज्यादातर किसान हैं। राकेश टिकैत की अगुवाई वाले किसान आंदोलन को जाटों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। बीजेपी के पास पश्चिमी यूपी में कोई कद्दावर जाट नेता भी नहीं है। पश्चिम यूपी के बड़े जाट नेता के तौर पर चौधरी चरण सिंह को देखा जाता है, लेकिन उनकी विरासत पर आरएलडी की राजनीति पहले से चल रही है। इसीलिए प्रतीकों वाली राजनीति में बीजेपी अपना आइकन स्थापित करने की कोशिश कर रही है। सुनिए विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहते हैं। एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनने जा रही है, लेकिन वो उद्देश्य जो उसके पीछे है असली, वो राजनीतिक उद्देश्य है। और क्योंकि ये आम धारणा बन चुकी है और लोगों को दिख रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट जो है वो बीजेपी से बहुत नाराज है। जो अधिकतर जाट किसान हैं और किसानों के साथ जो नाइंसाफी हो रही है, ये नए जो कानून है वो किसानों को लगता है पूरी तरह से कन्विंस है वो कि उनके खिलाफ है। सरकार तरह तरह की दलीलें दे रही है, लेकिन दिखने लगा है कि वो अल्टीमेटली उनके नुकसान में है। वो उसको सुनने को तैयार नहीं है। तो अब इनको लग रहा है कि इनका यहाँ का जो वोट बैंक है वो खिसक सकता है। उसको बचाने के लिए ये शायद इससे इन्होंने कार्ड एक चला है राजा महेंद्र प्रताप सिंह के बारे में, और बड़ी रिसर्च करके निकाला गया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका नाम वैसे सुनने में नहीं आता था, वहाँ लोकल लोगों का ये कहना है। तो फिर उसके बाद जब इन्होंने लिया है और उन्होंने अच्छे काम किए, फ्रीडम मूवमेंट में इन्वॉल्व थे वो, और फ्रीडम मूवमेंट में वो उनके जो वो है उनका जो इतिहास है वो बीजेपी के उस जमाने में जनसंघ की उसके भी अगेंस्ट या खैर, लेकिन उन्होंने इस उद्देश्य से किया है। अच्छा, जहाँ तक उसका सवाल है, जैसा आपने देखा 2012 और 14 में जो चेंज आया, 14 में जो 2013 में जो दंगा करवाया गया था, उसमें कई बीजेपी के लीडर्स शामिल थे। सबने देखा किस तरीके से करवाया हिंदू मुसलमान दंगा, वो लेकर के पोलराइजेशन हो गया, हिंदू मुसलमान में डिवाइड हो गया था, यानी कि जाट्स और मुस्लिम में डिवाइड हो गया। उसकी वजह से एकदम से जो हिंदू पोलराइजेशन हुआ उसमें एकदम से शूट कर गया बीजेपी का सपोर्ट बेस, और 2014, 17, 19 में और मोदी का तो जादू चलता ही रहा है। तो इस नाम पे पूरा जो है उन्होंने मोनोपोलाइज कर दिया। अब आज की डेट में जो नाराजगी हुई है, और इसकी वजह से क्या हुआ है कि इस आंदोलन में क्योंकि हिंदू मुसलमान सब शामिल हैं, तो और जो भी किसान है और किसान से जुड़े हुए लोग, चाहे वो हिंदू है मुसलमान, सब एकजुट हो गए। तो ये बीजेपी के लिए खतरे की घंटी हो गई कि यार अब की दफा तो ये पोलराइजेशन नहीं चल पाएगा। तो उन्होंने सोचा कि किसी तरीके से जाटों को लुभाने के लिए, और उन्हें लगता है, मुझे तो नहीं लगता कि जाट इतनी ऐसी कम्युनिटी है कि एक सिंबॉलिज्म से महेंद्र प्रताप सिंह के नाम पे विश्वविद्यालय बनने से सारे जाट जो हैं वापस बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे, मुझे लगता नहीं, लेकिन इनका तरफ से प्रयास है। तो जाट वोट अगर बीजेपी से छिटकते हैं तो फायदा किस पार्टी का हो सकता है, ये सवाल भी हमने जानकारों से पूछा। जो भी एंटी बीजेपी पार्टीज हैं उसमें सबसे प्रोमिनेंट फेस है समाजवादी का, क्योंकि वही उसके पास संगठन है, उसके पास, और वही देखी जा रही है एज द मेन पार्टी जो बीजेपी के सामने खड़ी हो सकेगी। क्योंकि दुर्भाग्यवश कांग्रेस तो बिल्कुल जो है अपने आप को स्वयं उसने खत्म कर लिया है। अब वो प्रियंका गांधी आई हैं, कुछ कर रही हैं, कब तक कर पाती हैं, मतलब बड़ी लेट, वो लोग तो सोते से जागते हैं कांग्रेस वाले, तो उसका कितना असर होगा। हो सकता था अगर टाइम से वो लोग साल 1.5 साल पहले से रिवाइव करने की कोशिश करते। कांग्रेस सन 89 से जो है डेड पड़ी हुई और मरती जा रही थी। कुल 7 सीटें हैं विधानसभा में। बहुजन समाज पार्टी के बारे में ये आम धारणा बन चुकी है कि वो बीजेपी के प्रेशर में है, या किन्हीं कारणों से हो, जिस तरह शायद सीबीआई और ईडी के जिस तरह तलवार उनके ऊपर लटकी है, शायद वो कारण हो। भाई जब आप दौलत जरूरत से ज्यादा कमाएंगे
तो ईडी और सीबीआई से तो डरना ही पड़ेगा। तो खैर जो भी कारण हो उनका, वो उनको देखा जा रहा है, क्योंकि अभी तक बिल्कुल शांत थी। अब एकदम से वो इलेक्शन के आसपास आते हुए उन्होंने अपना कैंपेन शुरू किया है, कुछ ब्राह्मण सम्मेलन के नाम पे, कुछ ये, और आजकल ट्वीट भी काफी कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वो उसके पीछे और कोई उद्देश्य है। उनका काम है जो एंटी बीजेपी वोट है उसको किस तरीके से विभाजित कर सकते हैं। दूसरी तरफ ओवैसी आगे हैं, वो मुसलमानों का वोट विभाजित करने के उद्देश्य से, वो भी लगता है सही है कि बीजेपी द्वारा ही भेजे गए हैं, क्योंकि वो दोनों में जहाँ जो वोट अगर बीजेपी का वोट के खिलाफ जो वोट है उसको विभाजित करने का उद्देश्य हो, तो इसका मतलब है बीजेपी ही कर रही है और फायदा उसको बीजेपी का होगा इस तरीके से। तो ऐसी सूरत में सपा के तरफ ही ये सारा वोट जाने की उम्मीद है। ये भी माना जा रहा है कि राजा महेंद्र प्रताप के सहारे बीजेपी जाट और मुस्लिम वाले डिवाइड को बढ़ाना चाहती है। जिस तरह की जो बीजेपी की जो पॉलिटिक्स रही है वो कभी फॉरवर्ड लुकिंग नहीं है, वो हमेशा पीछे की तरफ देखती है कि उस टाइम में उन्होंने एक पुराने जाट नेता जो कि एक बहुत अच्छे महान नेता थे, उनके नाम पर शुरू करके एक जाट और मुस्लिम में जो यहाँ पे उत्तर प्रदेश वेस्ट में एक दोस्ती उभर कर आई है, उसको वो खराब करना चाह रहे हैं, उनको एक बाइनरी में बांधना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है कि और कुछ लोगों को कुछ अलीगढ़ में कुछ सेक्ट्स हैं जो कि ये वाली मांग बहुत दिनों से उठा रहे हैं, तो ये एक तरह से उनको खुश करने का एक तरीका है और जाटों का दिल जीतने के लिए ये उस चुनाव को नजर रखते हुए ये एक। अब राजनीति की इतनी बात हो गई तो आखिर में यूनिवर्सिटी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी बढ़ा लीजिए। अलीगढ़ की कोल तहसील के लोढ़ा और मुसैपुर गांवों में यूनिवर्सिटी के लिए ज़मीन प्रस्तावित की गई है। ज़िला प्रशासन इसके लिए 37 एकड़ सरकारी भूमि दे रहा है। इसके अलावा 10 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। बजट 101 करोड़ का रखा गया है। 2 साल के भीतर यानी जनवरी 2023 तक ये परियोजना पूरा करने का लक्ष्य अभी है। यूनिवर्सिटी बनने के बाद इसमें अलीगढ़, हाथरस, कासगंज व एटा के लगभग 395 कॉलेज शामिल होंगे। आज की जानकारी यहीं समाप्त होती है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी दी ललन टॉप शो की एक नई पेशकश के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।